मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल हमने अपनी कक्षा में NEP 1986 के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम यह तय करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का माध्यमिक स्तर पर क्या भूमिका है। प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर के लिए जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या रहा, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के अनुरूप NCERT एवं आपका SCERT ने 1988 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण किया। ये प्रश्न एक ये बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत NCERT ने पाठ्यक्रम को जो है पाठ्यक्रम का निर्माण कब किया था। वो कब किया था? 1988 में, 2 साल बाद। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों को विशेष ध्यान में रखा गया, उनसे प्रमुख इस प्रकार है। सबसे पहले शैक्षिक अवसरों की समानता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए। कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेद, किसी लिंग के आधार पर या किसी भी आर्थिक अर्थ के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आपको सभी के साथ जो है समान भाव ही रखना है, तभी आप जो है उसको पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। और बालक जो है एक दूसरी कक्षा में, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी से तीसरी कक्षा में सामंजस्य स्थापित कर सकेगा। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म क्या प्रोवाइड करा? यूनिफॉर्म जो इक्वलिटी लाती है हर चीज़ में। कोई चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बेटा या बेटी हो, तो सब एक ही यूनिफॉर्म में होंगे, एक ही कक्षा में बैठेंगे, एक ही डेस्क पर बैठेंगे, एक ही जैसी किताबें पढ़ेंगे, एक ही जैसी कॉपियाँ होंगी उनकी, ठीक। और एक ही टीचर उन्हें पढ़ाएगा, एक ही पाठ्यक्रम होगा। तो ये जो है, ये क्या है, हमारे शैक्षिक अवसरों की समानता को दर्शाता है। दूसरा हमारा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। अब सांस्कृतिक विरासत हमारी कौन सी होगी? हमारी सबसे पहले हमारी साहित्य, जो हमारे साहित्य रहे हैं उनका हम संरक्षण करें। अब साहित्य का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं? साहित्य का संरक्षण अगर हमें करना है तो जो है उस देश हमारे देश का साहित्य अगर कोई पूछे तो महाभारत, रामायण, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, या और भी कई हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, या चारों वेद हैं, ये हमारे साहित्य हैं। और ये इन्हीं, और हमारी संस्कृति, हमारे देश का पहनावा, हमारे देश का खान पान, हमारे देश की बोलचाल, भाषा, ये सब संस्कृति का एक भाग है। तो इसका संरक्षण करना है। नई संस्कृति अपनाने के साथ साथ हमें पुरानी उन संस्कृतियों को भी ध्यान में रखना है जिसका आज के समय में भी सदुपयोग होता है, जो आज के समय में भी लागू होती हैं। तीसरा, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का मतलब, जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, वो एक संवैधानिक रूप दिया गया है उसे, है ना। कि चाहे हम सांस्कृतिक स्तर पर बात करें, चाहे राजनीतिक स्तर पर करें, चाहे आर्थिक मुद्दों के आधार पर बात करें, कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय अस्मिता एवं एकता का सुदृढ़ीकरण, यानी स्ट्रेंथनेस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? कोई हमसे अगर पूछता है कि भाई आपकी आइडेंटिटी क्या है, हु आर यू, तो आप बताते हो ऐसे। अगर ये हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि अपनी आइडेंटिटी देते समय कि हमसे पूछा कहाँ जा रहा है, ठीक। अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हो, तो आप सीधे इंडिया का नाम लेते हो, ना कि आप किसी पीलीभीत का नाम लेते होंगे, है ना। तो इसके साथ साथ जो हमारी अस्मिता है, राष्ट्रीय अस्मिता मतलब राष्ट्रीय अस्मिता का मतलब हमारा मान, राष्ट्रीय मान, सम्मान, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो, और हमारी देश की एकता, इसको सुदृढ़ीकरण करता है हमारा पाठ्यक्रम। और सुदृढ़ीकरण कैसे होगा? चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य किसी धर्म के लोग हों, तो सभी एक साथ मिलकर बैठें और प्रयास करें, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करें,
ठीक है, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करें। तो इससे क्या है, एक एकता की भावना जागृत होती है। इसलिए आपने देखा है, चाहे स्काउट के कैंप होते हों, चाहे एनएसएस के कैंप होते हों, या कोई भी कैंप होते हों, ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो ग्रुप बनाने से क्या होता है कि अलग अलग घर से लोग आते हैं, तो उनके घर का वातावरण अलग होता है, उनके किसी दूसरे का अलग होता है। तो लोग जब आपस में मिलते हैं और मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इससे क्या है, एक दूसरे की एकता या एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। फिर आता है हमारा चरित्र निर्माण एवं मूल्यों का प्रतिपादन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा पाठ्यक्रम। इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो सके। ठीक, अब चरित्र के भाई चरित्र ही है ना, कि अगर जो है पैसा गया, तो आपने पुराने कहावत सुनी होगी, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, है ना, तो कुछ हानि हुई। या जो है अगर एक बार चरित्र चला जाएगा तो समझ लो संपूर्ण हानि हो जाती है। यानी नाम बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और ख़राब करने में 1 मिनट ही काफ़ी होता है। तो वही है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद बालक के चरित्र का निर्माण हो सके। अब ये कैसे होगा कि पाठ्यक्रम में महापुरुषों में वीरांगनाओं की जीवनियाँ लिखी होनी चाहिए, जिनको पढ़ने के बाद बालक के अंदर जो है उन जैसे बनने की प्रेरणा हो, जागृत हो। ठीक है, फिर हमारा आता है अगला, हमारा व्यापक सार्वभौमिक दृष्टिकोण, कि अपनी सोच को अपने मोहल्ले तक, अपने शहर तक, अपने राज्य तक या अपने देश तक सीमित नहीं रखना है। उसकी सोच का विकास करना है बालक के, कि जो है सभी को वही है, मान के चले कि सभी इंसान है ना। अब जैसे कोई पाकिस्तान कहा जाता है दुश्मन, हमारी कंट्री का दुश्मन है, चाइना हमारी कंट्री का दुश्मन है। तो और यही चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। तो बच्चे जो है चाहे भले पाकिस्तान में कभी गए ना हो या चाइना कभी चाइनीज़ के लोग कभी देखे ना हो, लेकिन उनको वो दुश्मन मान बैठता है, ये हमारे दुश्मन है। तो ये जो है पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से बना होना चाहिए कि बालक जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी उसे प्राप्त हो, और उसमें जो है आपका सार्वभौमिकता की भावना जो है उसके अंदर जागृत हो। फिर अगला आता है पर्यावरण की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण। तो पाठ्यक्रम, ये अगर ये 5th क्लास तक की हम बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट होता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित समस्त चीज़ों का अध्ययन बालक को करवाया जाता है। तो वही ईवीएस आगे चल के साइंस में एसएसटी में कन्वर्ट हो जाती है। सीमित परिवार का मानदंड, एकल परिवार के क्या फ़ायदे हैं, संयुक्त परिवार के क्या फ़ायदे हैं, एकल परिवार के नुकसान क्या है, संयुक्त परिवार के नुकसान क्या है, छोटे परिवार के क्या फ़ायदे हैं, बड़े परिवार के क्या घाटे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पाठ्यक्रम में निहित होनी चाहिए, ताकि बालक उन चीज़ों को समझे और आगे चलकर उसका प्रयास करें। फिर भविष्योन्मुख शिक्षा, कि शिक्षा का स्तर इस तरीके से होना चाहिए ताकि वह वर्तमान की परिस्थिति में रहकर भविष्य का निर्माण कर सके। फिर हमारा सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, होल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो है शिक्षा का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द वे दैट कंप्लीट टू होल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का पूरा विकास, संपूर्ण सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सभी तरीके का विकास आ जाता है। फिर अगला आता है कि शिक्षा का बाल केंद्रित उपागम, कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए होनी चाहिए, न कि बालक शिक्षा के लिए होना चाहिए। तो बालक को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि बालक की वर्तमान समय में उसे क्या आवश्यकता है, उसे क्या चाहिए। तो इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने के बाद उन चीज़ों को देखें कि कौन सी चीज़ें कॉमन सबसे ज़्यादा निकल कर आई, उन चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल करें ताकि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए और पढ़ाने वाले को भी। इसके अलावा सृजनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिविटी बच्चे में बढ़ानी है ना, कि बच्चे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है। तो उस दिमाग को, बच्चे की उस एनर्जी को हमें उपयोग करना है। आपने देखा होगा छोटे क्लास बच्चे बड़े शैतान होते हैं, डेस्क तोड़ देते हैं या पंखे मोड़ दिए क्लास के, तो मतलब शक्ति तो है उनके अंदर, लेकिन उस शक्ति का स्थानांतरण सही दिशा में नहीं हो रहा है। तो एक शिक्षक के तौर पर ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप बालक के उस शक्ति का सही प्रयोग करें, उसे डांटे नहीं, उसे सही प्रयोग करें। और ताकि जैसे अगर कोई बच्चा अगर स्कूल से भाग जाता है, तो यानी कि उसके अंदर तेज़ दौड़ने की क्षमता है, तो उस तेज़ दौड़ने की क्षमता को उनसे आप दौड़ प्रतियोगिता में शामिल कर सकते हो उसे।
इसके अलावा आता है शिक्षा का कार्य संसार के बीच एक रूपता लाना है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा का काम जो है वो संसार के बीच एक रूपता लाना है। लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का निर्माण करने वालों ने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे बिंदु रह जाते हैं जो एक रूपता नहीं आ पाती। अब जैसे सीबीएसई बोर्ड के ही स्कूल ले लीजिए, कहीं एनसीईआरटी चल रही है तो कहीं प्राइवेट पब्लिकेशन काम कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा आता है संचार माध्यमों एवं शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग, कि आज के समय में अगर हम शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं तो एक शिक्षक को जो है और शिक्षार्थी दोनों को तकनीकी की जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे आज हम आपको मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ और आप लोग मोबाइल के माध्यम से ही उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये क्या ये हम यही है कि आप जो है इस हमने क्या संचार का प्रयोग किया, तकनीकी का प्रयोग किया। अगर ये तकनीकी आज नहीं होती हमारे पास तो आप अपने घर पर होते हैं, अपने घर पर होते, और क्या करना है क्या नहीं करना इस चीज़ से दोनों जो है वंचित हो जाते हैं। फिर अधिगम का न्यूनतम स्तर, अधिगम का न्यूनतम स्तर क्या हो, अधिगम का न्यूनतम स्तर जो है वो एक तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही होना चाहिए। सामान्य पाठ्यक्रम सामान्य हो। अब कक्षा 1 से 10 तक अध्ययन के लिए विषय कौन कौन से रखे गए। अब प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की 8 वर्षीय मानी गई है। प्राथमिक स्तर पर 5 वर्ष, 5 वर्ष में हमारी एक भाषा होनी चाहिए, चाहे मातृभाषा हो या प्रादेशिक भाषा हो। गणित, अब समय का आवंटन कैसे करना है, मातृभाषा के लिए 30%, गणित के लिए 15%, पर्यावरण शिक्षा के लिए 15%, कार्य अनुभव के लिए 20%, कला शिक्षा के लिए 10% और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 10%। तो इस तरीके से 100% का योग बनता है। अब प्राथमिक शिक्षा आप 8 वर्ष मानेंगे तो 5 वर्ष प्राथमिक के लिए हो गया, तो 3 वर्ष कितने के लिए किसके लिए जाएंगे, उच्च प्राथमिक के लिए। इसमें 3 भाषाएं, 3 भाषाओं का अध्ययन के लिए 32%, गणित के लिए 12%, विज्ञान के लिए 12%, सामाजिक विज्ञान के लिए 12%, कार्य अनुभव के लिए 12%, कला शिक्षा के लिए 10% और स्वास्थ्य एवं शरीर शिक्षा के लिए 10%। माध्यमिक शिक्षा 2 वर्षीय है तो उसमें 3 भाषाएं, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 3 भाषाओं के लिए 30%, गणित के लिए 13%, विज्ञान के लिए 13%, सामाजिक विज्ञान के लिए 13%, कार्य अनुभव के लिए 13%, कला शिक्षा के लिए 9% और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा के लिए 9%। इस तरीके से 100% जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमें देख सकते हैं कि 1986 के मार्गदर्शन के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा 10 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को विभिन्न प्रदेशों में लागू किया गया। अब 10 वर्षीय में हम किसे बांटेंगे, प्रारंभिक स्तर पर 8 वर्ष और बाकी के माध्यमिक शिक्षा को 2 वर्ष की, 8 और 2 10। और उसको भी अगर करेक्टराइज करें तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए 5 वर्ष, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 3 वर्ष और आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए 2 वर्ष। 5 3 8 + 2 10। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे।